नमस्कार, आदाब। बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। बीजेपी की लगातार जीत के बाद एक बार फिर विरोधी खेमे में हड़कंप है और गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। यूपी में एक दूसरे के घोर विरोधी रहे अखिलेश और मायावती एक साथ आने के संकेत दे रहे हैं। भुवनेश्वर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जिसमें आने वाले चुनाव के लिए पीएम मोदी जीत के मंत्र दे रहे हैं। तो यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए हाथी और साइकिल कदम ताल करने को तैयार है। कांग्रेस महागठबंधन की बात पहले से ही कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन की सरकार बनाने वाले लालू महागठबंधन को लेकर बहुत आशान्वित हैं और ये मानते हैं कि वो समय की मांग है। इससे बीजेपी के बढ़ते कदमों को रोका जा सकता है, यही मानना है लालू यादव को। दूसरी तरफ शिवसेना समेत एनडीए के घटक दलों ने पीएम मोदी को 2019 के लिए अपना नेता चुन लिया है। किसी जमाने में कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनता था, कालांतर में एनडीए के माध्यम से बीजेपी इसकी अगुवाई करती थी। अब कांग्रेस के नेतृत्व में बीजेपी विरोधी मोर्चे की चर्चा सरगर्म है। यही है हमारा आज का विशेष महागठबंधन। इस विषय पर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के गठबंधन के अलावा बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सपा के साथ आकर बीजेपी को प्रदेश की राजनीति में आने से रोकने पर विचार करना पड़ा था और अब ईवीएम के मुद्दे पर सभी के सुर एक हैं। वे ईवीएम की गड़बड़ी के विरुद्ध किए जा रहे संघर्ष में यदि बीजेपी विरोधी पार्टियां भी हमारे साथ आना चाहेंगी तो उनके साथ भी अब हमें हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं होगा। तो वहीं अब यूपी की सत्ता छिन जाने के बाद पूर्व सीएम अखिलेश यादव के स्वर भी बसपा के लिए नरम होने लगे हैं। इस बात का इशारा आज मिला जब अखिलेश यादव ने ईवीएम से छेड़छाड़ के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट होने की बात कही। कोई न कोई इस तरह का रास्ता खुलना चाहिए राजनीतिक, और बड़ा चाहे हो, कोई न कोई ऐसा गठबंधन हो, रास्ता निकले, हम तो हर एक का स्वागत करने वाले लोग हैं। इसी पर बिहार के सीएम और जेडीयू चीफ नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट होने की बात कही है, तो दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट कर राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक और अन्य नेताओं को इस पर विचार करने की बात कह डाली। एक तरफ बीजेपी ओडिशा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2019 चुनाव के वैचारिक मंथन में मशगूल है, तो दूसरी ओर एक दूसरे के नजदीक आता विपक्ष महागठबंधन की तस्वीर बनाता दिखाई दे रहा है। भले ही मुद्दा ईवीएम से छेड़छाड़ का हो, लेकिन हर राजनीतिक दल को एकजुट होने का मौका मिल गया है। अब देखना होगा आखिर कब तक इस गठबंधन की तस्वीर साफ होती है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी यदि महागठबंधन होता है तो गठबंधन का नेता कौन होगा और ये गठबंधन एनडीए को रोकने में कितना कामयाब होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो आपने देखा किस तरह से कोशिशें जारी हैं। धुर विरोधी मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आने को तैयार हैं। मायावती कह रही है बीजेपी के खिलाफ वो किसी को भी साथ लेने को तैयार है, किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार है और वो गठबंधन के लिए और खास तौर से सांप्रदायिक शक्ति को रोकने के लिए कुछ भी कर सकती है। वहीं अखिलेश यादव ने भी साफ संकेत दिए हैं। वो पहले भी कह चुके हैं, तो चुनावी नतीजे आने के पहले भी वो कह चुके हैं कि वो बुआ से बात कर सकते हैं। बुआ और बबुआ नजदीक आने की तैयारी कर रहे हैं, उसको लेकर सोशल मीडिया में भी बहुत कुछ छाया हुआ है। चर्चा अनेक है, तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि
ये एक बुआ पहले भी भतीजे को गोद में बैठा चुकी है और भी बहुत सी बातें, लेकिन ये तो बातें हैं, इसके अलावा भी बहुत सी चर्चाएं हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये गठबंधन बनेगा या किसी और के नेतृत्व में गठबंधन बनेगा, ये भी एक गठबंधन के लिए बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय रथ पर सवार होकर आज उड़ीसा की सड़कों पर भी घूमे। वो जनता का अभिवादन करते रहे और आगे बढ़ते रहे। उनका अंदाज कुछ वैसा था जैसे एसपीजी के जवान जब उनकी सुरक्षा के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर लटके हुए रहते हैं। आज प्रधानमंत्री ने भी कुछ उसी अंदाज में जनता को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया है। इस सारे विषय बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता चेतन सिंह, कांग्रेस के नेता दुर्गेश शर्मा, यश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक समीक्षक रमेश शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश शर्मा, कैसे देखते हैं आप इस गठबंधन की तैयारियां कुछ हो रही हैं? आपको लगता है कि आपके नेतृत्व में ही ये गठबंधन बनने वाला है? होने क्या वाला है? क्या सोचते हैं आप? शिवान जी, हिंदुस्तान में पिछले कुछ वर्षों से लगातार दो गठबंधन तो चलते ही आ रहे हैं। पिछले कई लोकसभा चुनाव जो है दोनों गठबंधन ने लड़े, एक एनडीए दूसरा यूपीए। अब ये महागठबंधन वाली बात पिछले कुछ समय से लगातार चल रही है, जो सबसे पहले बिहार चुनाव में आई थी। और बिहार चुनाव के अंदर उस महागठबंधन के अंदर सापा जरूर गठबंधन में नहीं जुड़ी थी, बाकी लगभग बिहार में जो पार्टियां थीं वो सभी उस गठबंधन में आए और भारतीय जनता पार्टी को वहां से हार का कगार पर ले जाके खड़ा किया। आज मायावती जी ने जो बात कही है वो उन्होंने ईवीएम के मामले में कही है। अभी महागठबंधन या इस संबंध में उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला ईवीएम के मुद्दे पे यदि कोई हमारे साथ आना चाहे तो हमारे हर स्थिति में हर पार्टी के संग जाएंगे। तो गठबंधन और ईवीएम के लिए लड़ाई दो एक अलग अलग मुद्दे हैं। इस पर अभी कोई वस्तु स्थिति पूरी तरह से क्लियर नहीं है। चलिए, यश आप क्या कहेंगे? गठबंधन जो है वो जैसा कि अखिलेश जी ने कहा कि झूठे और फरेबी लोगों के लिए ये गठबंधन की बात आ रही है। ये जो झूठ बोल करके राजनीति कर रहे हैं, देश की जनता को, प्रदेश की जनता को भरगला रहे हैं, एक धर्म के आधार पे, जात के आधार पे बांटने की बातें हो रही हैं, जबकि बात कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो बंटवारा कर देते हैं। जैसे कि योगी जी की सरकार आई तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में SC ST OBC के लिए जो रिजर्वेशन ऑलरेडी चल रहा था, जिस पर विचार चल रहा था कोर्ट में भी, उसको उन्होंने हटाने की बात कर दी। जबकि ये बिहार चुनाव में भी और उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भी बार बार कहते रहे कि हम आरक्षण के समर्थक हैं, हम आरक्षण को ख़त्म नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज जी बार बार बोलते हैं किसी माइकल लाल में दम नहीं है जो आरक्षण को ख़त्म कर सके। तो इनकी कथनी और करनी में जो फ़र्क है, इस झूठी बात को लेकर के वो गठबंधन की बात कर रहे हैं कि गठबंधन होना चाहिए। इस तरीके से जो प्रदेश और देश को भ्रमित कर रही है सरकार, या जिस तरीके से लगातार करती चली जा रही है, ये आगे इस पे रोक लगे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि बुआ जी साथ देंगी आप लोगों का? देखिए, वो देती हैं साथ तो बहुत अच्छी बात है। बात तो कहीं ना कहीं दलित पिछड़ों की ही है कि वो उनका ही नेतृत्व करती हैं जो मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं, जिनको मुख्य धारा में आना चाहिए। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या जो है वो यही है कि जो लोग देश के अंदर पिछड़ गए, एक बहुत बड़ा बंटवारा हो गया है, एक बहुत बड़ा अगड़ा वर्ग हो गया है, चाहे वो पैसों से हो, चाहे वो जाति धर्म के आधार पे हो, या दूसरे आधार पे हो। तो ये जो एक खाई बन गई, जिसको RSS भी बोलता रहा है कि भारत और इंडिया का बंटवारा हो गया है, इसको जब तक आप नहीं पटेंगे तब तक ये सारी बातें बेमानी है जो आप सबका साथ सबका विकास वाली बातें कर रहे हैं। इसीलिए जो मायावती जी जो जिन लोगों का नेतृत्व करती हैं, समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग की बातें करती रहती है कि जो लोग मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं उनको मुख्य धारा में आना चाहिए, एक समानता की बात होनी चाहिए। चेतन सिंह, क्या कहेंगे? झूठ की राजनीति करते हैं, ईवीएम का मसला है और सब एकजुट होने की तैयारियां कर रहे हैं। देखिए रिजवान जी, राजनीतिक हलकों में सुनामी आई है। अब सुनामी आई है तो सारे सांप, बिच्छू, मेढक, कुत्ते, बिल्ली सब एक ही पेड़ पे चढ़ रहे हैं। वो चढ़ इसलिए रहे हैं कि सुनामी से हम पहले तो बचे,
अभी कोई किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम है कि हिंदुस्तान की जनता ने तुमको इस राजनीति के मैदान से उठा करके इतने दूर छोड़ करके आई है कि आपको कहीं स्पेस मिलने की अब कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन ख़त्म करती है, ये आप चिल्लाते हो, लेकिन हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जनता क्या चाहती है ये चुनाव का परिणाम बताता है। और जो चुनाव का परिणाम बताता है राजनीति में वही सर्वथा सच माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी कुछ कह रहे थे अभी यश, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, मैं उसी पर आ रहा हूँ। हटा भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को लेकर के भी ये बात कर रहे हैं। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव की सरकार ने उस चीज़ को फॉलो किया है। कहने और करने में देखिए कितना बड़ा अंतर है। तो मेरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के उसकी लड़ाई अभी हम लड़ रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण भारतीय जनता पार्टी शासित किसी भी राज्य में हमने लागू नहीं किया है। क्या कहेंगे रमेश शर्मा जी, आप महागठबंधन बन सकता है, एनडीए ने तो अपना नेता चुन लिया है, फिर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन विपक्ष भी एकजुट होने की तैयारी कर रहा है, यूपीए और उसके साथ और भी जो अन्य जो विपक्ष हैं वो भी सब एकजुट होने की तैयारी कर रहे हैं, संकेत भी धीरे धीरे देने लगे हैं। देखिए, मोटे तौर पर ये मान करके हमको चलना चाहिए कि महागठबंधन जैसी चीज़ तो आ जाएगी। और देश की राजनीति में आप देखें कि जब भी इस तरह के गठबंधन बने हैं तो गठबंधन को सफलता मिली है और सत्तारूढ़ दल को थोड़ा सा नुकसान तो हुआ है। हम देखें कि 1971 और 72 में कांग्रेस को देश भर में भारी मेजॉरिटी मिली। अगर 77 में गठबंधन बन गया तो उन सारे प्रांतों में से कांग्रेस सरकार से बाहर हो गई थी जहां गठबंधन बन गया था। दक्षिण भारत में चूंकि गठबंधन नहीं बन पाया था, वहाँ क्षेत्रीय दल थे, इस कारण दक्षिण भारत में कांग्रेस अपना स्थान बनाए रखी। 1980 में अगर आप देखें, कांग्रेस ने कुछ क्षेत्रीय लोगों से बातचीत की, क्षेत्रीय नेताओं से अपील की और फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ। यही स्थिति आप 89 में और 90 में भी आप देख सकते हैं। संविधान सरकार जब बनी थी जो 67 के दौर में देश भर में, वो भी गठबंधन के आधार पर बनी थी। गठबंधन में कई वक्त सत्ता के लिए एक बहुत आश्चर्यजनक बात होती है कि जो वामपंथी पार्टियां संघ को और भाजपा को पानी पी पी करके गालियां देती हैं, वो वामपंथी पार्टी भी 89 में एनडीए के सपोर्ट में आकर के खड़ी हो गई थी। मतलब कहीं ना कहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए एक तरफ वामपंथियों का गठबंधन भी साथ में था और एक तरफ भाजपा वालों का भी गठबंधन साथ में था। तो ये परिस्थिति तो अब बन सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि इस गठबंधन को किस किन प्रांतों में ज़्यादा लाभ मिलेगा। मायावती जी को अगर आप देखें तो देश में कोई भी ऐसी बड़ी पार्टी नहीं है जिसके साथ उन्होंने मिलकर के चुनाव न लड़ा हो। भाजपा के साथ भी रह चुका उनका, कांग्रेस के साथ भी रह चुका, सपा के साथ भी रह चुका उनका, सबके साथ गठबंधन रह चुका, तो उनका उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन चूंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की एक विशेष बात जरूर है कि कांग्रेस हमेशा से मास बेस्ड पार्टी रही है, भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी रही है। लेकिन अगर आप पिछले 5 वर्षों में भाजपा की चेहरा और चाल देखेंगे तो भाजपा ने अपना कैडर तो मजबूत किया ही है, कैडर के साथ साथ उन्होंने मास में भी पकड़ बनाई है। वो मास में पकड़ मोदी के माध्यम से हो सकती है, शिवराज के माध्यम से हो सकती है, आदित्य योगी के माध्यम से हो सकती है, तो मास में भी पकड़ बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुछ क्षेत्रीय दल आ सकते हैं, उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जैसे पटनायक जैसा, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पंजाब में अकाली उनके साथ हैं, शिवसेना ने घोषणा कर दी कि हम उनके साथ रहेंगे, उस तरीके से दक्षिण भारत के और पश्चिम भारत के कुछ दल एनडीए के साथ रहेंगे। तो मुकाबला 2019 का बहुत दिलचस्प होगा। आदरणीय चेतन जी बोल रहे थे कि लगातार जीत हो रही है, अभी चुनाव जीत हो रही है, उनके नेतृत्व पर लोगों को भरोसा है। वो ये भी कह रहे थे कि देश के टुकड़े हो जाएंगे अगर मोदी आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जनता ने कहा चलो आप इस तरह की बात करते हैं तो हम और अधिक ताकत के साथ जिताते हैं। तो क्या कहेंगे, जनता आपकी बात नहीं सुनी? अभी उपचुनाव हुए हैं जिन जगह पे, जैसे आज भी एक परिणाम आया फारूक अब्दुल्ला जी का, जहां इनकी गठबंधन में सरकार चल रही है पीडीपी के साथ में, क्यों वोट प्रतिशत कम हुआ, क्यों इतनी वोटिंग कम हुई वहां पे, और वो जीत करके आए, यानी इनकी कहीं ना कहीं विफलता है। तो उसको भी स्वीकार करें, अगर ये जीतते हैं और जीत पे अपनी पीठ थपथपाते हैं तो जहाँ हारते हैं वहाँ भी अपनी हार की बात करें। और वो कश्मीर इनके अनुकूल थोड़ी है भाई।
तो सरकार बना ली इन्होंने वहाँ। जहां अनुकूल व्यवस्था होगी उस हिसाब से बात करेंगे। वहां पे प्रदेश में भी इनकी सरकार है गठबंधन के साथ में और इनके मंत्री भी वहां पर हैं, तो इसका मतलब है कि प्रशासन में कहीं ना कहीं कमी है। जिस तरीके से हमने सीआरपीएफ के जवानों को अभी वहां पे मार खाते हुए देखा है, ये राष्ट्र की बातें करते हैं, तो क्या वो राष्ट्रभक्ति से अलग कुछ बात हो जाती है जिसपे पूरा देश इनके ऊपर निगाह रखे हुए है कि अब क्या परिणाम ये देने वाले हैं। आज 9 तारीख से लेकर के आज 15 तारीख होने आ गई है, अभी तक उस व्यवस्था के ऊपर कोई परिणाम नहीं आ पाए हैं, उल्टा अनर्गल चीजें होना प्रारंभ हो गई हैं कि पत्थरबाजी के लिए कहीं फोर्स को अपने खुद डिसीजन लेने पड़ रहे हैं कि किसी व्यक्ति को जीप के ऊपर बैठा रहे हैं। ये फोर्स को अपने निर्णय इस तरीके क्यों लेने पड़ रहे हैं? सरकार कहां विफल हो रही है कि लोगों को समझा नहीं पा रही है, लोगों को समझा नहीं। इसी बात के लिए मैं कह रहा हूं कि हमारे जो हमारे आदरणीय नेताजी कह रहे हैं, झूठ और फरेब की जो राजनीति करते हैं, लोगों को बरगलाने वाली बात, वो इसी तरीके के विषयों पर कह रहे हैं। दुर्गा जी जल्दी से बात कीजिए, वक्त की कमी। मेरा ये मानना है कि ईमानदारी ये है कि ये जो इनमें गुरूर जो आ गया है उसका जवाब जनता ही देगी। जिस तरीके से जवाब इनको मतलब वो गुरूर शायद कभी आपके पास भी था। नहीं, इतने गुरूर में आज तक हिंदुस्तान में कभी भी कांग्रेस के किसी नेता को किसी भी ने भी नहीं सुना होगा, ना कभी जीवन में मैं चाहूंगा कि मेरी पार्टी का कोई आदमी इतना गुरूर में आए। बाकी उसके बाद में आज हिंदुस्तान के अंदर 10 उपचुनाव हुए, उसके अंदर लोगों ने दिखा दिया। आज इनने ऐसा सुनामी नहीं थी, 4 पे जीते हैं, ये कोई गुमान नहीं है। 3 पे कांग्रेस आई है, ये किस गुमान में रह रहे हैं? कर्नाटक में कांग्रेस के नेता को ले जाने के बाद में सोचते हैं जीत जाएंगे। कर्नाटक में दोनों कांग्रेस के पास सीटें आई हैं। 4 में जीतने के बाद में एक अकाली दल के साथ में जीत के 5 में ये क्या तीर मारना बता रहे हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी रिजल्ट आया, पर आपने पूरे देश के अंदर अभी चुनाव लड़ा है 10 सीटों के अंदर, और जो भी है कि साहब हमने इसको खत्म कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे, ये कुत्ता है वो बिल्ली है, इस तरह की जो बातें ये करने लगे हैं, इसका जवाब इनको और आते आते धीरे धीरे सब मिलेगा। क्योंकि अभी पिछले 3 साल से ज्यादा होने के बाद भी मोदी जी यदि किसी एक चीज पे भी उंगली रख के बता दें कि ये मेरे द्वारा करी हुई है या मेरी पार्टी के द्वारा करी हुई है या नया काम है, तो मैं ये जो बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हो जाऊंगा। और नहीं तो मुझसे बात करें तो मैं बता दूंगा हिंदुस्तान के अंदर कि कौन से प्रधानमंत्री ने किस चीज को किस स्वरूप में लाके खड़ा किया। मैं तो आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में भी, चूंकि वो इतने सम्मानीय, उनको हम लोगों ने हमेशा सम्मान दिया क्योंकि वो योग्य है, उसके बावजूद भी मैं जानना चाहूंगा कि उन्होंने भी कौन सा मील के पत्थर के रूप में हिंदुस्तान के अंदर एक नया काम करके दिखाया। हाँ चेतन जी, क्या कहेंगे? इन्होंने क्या किया मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारी सरकार ने जो इस हिंदुस्तान वासियों से, उत्तर प्रदेश के वासियों से जो अपने वादे किए हैं, उन वादों को हम निभाएंगे। जो माननीय अटल जी को, जो अटल जी पर आप आक्षेप लगा रहे हैं, कह लेने दीजिए। जो लोग अटल जी पर आक्षेप लगा रहे हैं, जो माननीय मोदी साहब पर आक्षेप लगा रहे हैं, वो अपने गिरेबान में झांक करके देख लें कि इस हिंदुस्तान के विभाजन के साथ जो आजादी की बात करते हैं। काम तो बता दीजिए चेतन जी, मेरी गिरेबान पूरी मैं वही बता रहा हूँ। और जो लोग ईवीएम पर उंगली उठा रहे हैं, उनको पहले अपने दल में नेताओं से बात करना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने क्या कहा है ईवीएम को लेकर के, जरा उस पर इनको गौर फरमाना चाहिए। वीरप्पा मोइली साहब ने क्या कहा है, जरा उस पर गौर फरमाना चाहिए। अरे भाई, आप चुनाव हार गए तो उसमें हमारा दोस्त थोड़ी ना है। आपको तो शरद पवार जी ने और नेताओं ने कहा है कि आप नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, आप उस पर लग जाइए। संघर्ष जब 2019 में होगा तब आप 2019 की बात करिए। आज बात कश्मीर पर कुछ बात आई थी इस चर्चा में, कश्मीर पर कुछ बात आई। बिल्कुल, वो कश्मीर को लेकर के जो आज बातें आई हैं, वो कश्मीर के लिए जो चमत्कारी परिणाम जो लोग देखने की अपेक्षा रखते हैं, निश्चित रूप से एक हिंदुस्तानी होने के नाते कहीं ना कहीं उस वीडियो को देख करके मैं भी शर्मसार हूं, और इसको कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है। लेकिन इतना मुझे भरोसा है कि इस शर्मसार चेहरे को कल आने वाले समय में उजाले के साथ जनता स्वीकार करेगी, और ईंट का जवाब आने वाले समय में हम पत्थर से देंगे। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जहां देश की बात होती है वहां कोई राजनीतिक दल नहीं होता, कोई विचारधारा नहीं होती। हमारी जनता आपस में लड़, हमारी जनता बन करके काम करना चाहिए। मेरा देश अगर रहेगा तो हम सब रहेंगे। और हमारे सैन्य बल के खिलाफ इस तरह की चीजें हमारी ही जनता कर रही है। एक अजीब सा विषाक्त वातावरण है वहाँ, और ये चिंता में आपको भी और हमें सबको डालता है। मैं कह तो रहा हूँ साहब, बिल्कुल कह रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ। ये लोग तो उसको स्वीकार करने की स्थिति में भी नहीं रहते, इतने ज्यादा राजनीति के ओहदे से बंधे हैं कि सच भी नहीं बोल सकते। मैं हिंदुस्तान की खातिर अगर सच बोलना पड़ा, चाहे जहां भी बोलना पड़ेगा, मैं सच बोल करके ही आऊंगा, जो सच है वही बोलूंगा। रमेश शर्मा जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी।
यस एक मिनट, यस कुछ कहना चाहते हैं? यस समय नहीं है लेकिन जल्दी से कहिए। बात कर रहे हैं आदरणीय भाजपा के प्रतिनिधि, अब फिर उनसे मुझे पूछना पड़ेगा। सुब्रमण्यम नहीं, मैं पूछने वाली बात ही नहीं है, वो खुद जानते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ईवीएम पर सुब्रमण्यम स्वामी की अपनी लेकर प्रश्न चिन्ह भी उन्होंने लगाया है और एक बार नहीं कईयों बार लगाया। बिल्कुल छोड़ दिए। रमेश शर्मा जी, मैं आपसे सवाल पूछूं लेकिन उसके पहले एक बात करूंगा। ये जो ईवीएम है ये कांग्रेस लाई थी, चुनाव प्रक्रिया बहुत आसान हुई और इससे बहुत समय बचा और बूथ कैप्चरिंग और कई तरह की चीज़ों का डर भी खत्म हुआ। एक इतनी अच्छी चीज़ कांग्रेस लाई थी, लेकिन क्या दुर्भाग्य है कांग्रेस का ही कि वो उसको अब अपने खिलाफ मान रही है और उस उपलब्धि को भी वो अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रही। आपको लगता है एक बहुत चिंता का विषय? आक्षेप नहीं लगाया कि कांग्रेस तो उसके खिलाफ होकर खड़ी है। कांग्रेस ये कह रही है कि लोकतंत्र की व्यवस्था में यदि कहीं पे लोगों को शक हो रहा है तो उसका निराकरण होना चाहिए, इसलिए सबके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। रमेश शर्मा जी, आप जल्दी से। चुनाव आयोग ने एक बात कही है कि कोई इसको हैक करके दिखा दे तो हमको उस व्यवस्था पर यकीन करना चाहिए। प्रजातंत्र में पार्टियां हारती हैं और जीतती हैं। ईवीएम से जो दो बड़े फायदे हुए हैं देश से, एक तो ईवीएम से बूथ कैप्चरिंग एकदम बंद हो गई, वोट उसमें फर्जी डाले नहीं जा सकते जो लोग डाल देते थे। दूसरा जो इससे बड़ा फायदा हुआ है, आप कल्पना कर सकते हैं पेड़ों के अभाव में देश हम कहाँ ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। कागज जो बनता है उसमें कितने पेड़ कटते हैं, कितनी बर्बादियां होती हैं। तो ईवीएम मशीन तो ठीक है, उस पर ये बहस हो जाए और अगर लगता है लोगों को तो उसका एक सार्वजनिक प्रदर्शन हो जाए उसकी विश्वसनीयता के लिए, लेकिन ईवीएम मशीन तो रहना चाहिए। उससे फर्जी वोट बचे हैं और उससे बचा हुआ है। जहाँ तक गठबंधन के एक सवाल है, गठबंधन में एक बात जो चूक कर रही है विपक्षी पार्टियां, वो ये चूक कर रही है, गठबंधन का प्रयत्न तो कर रही हैं लेकिन गठबंधन के लिए कोई एक बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ती जो सड़क पर लड़ा जाता है, जो जेपी ने कभी लड़ा था, जो इंदिरा जी ने 1980 में लड़ा, या आगे चल करके जो एक पूरे रास्ता निकाला वीपी सिंह के दौर में भी हुआ। हाँ, उस तरीके का आंदोलन अभी विपक्ष के पास नहीं है। अगर आप देखें भाजपा दिल्ली में भी और भाजपा पूरे प्रांतों में बिल्कुल चुनावी मोड पर चल रही है। उन्होंने मोदी ने ग्रामोदय अभियान की शुरू कर दी। मध्य प्रदेश में कभी नर्मदा अभियान होगा, कभी ग्रामोदय अभियान होगा, मुख्यमंत्री एक दिन रह नहीं रहा। भाजपा बिल्कुल चुनावी मोड पर है। गठबंधन की बात केवल टेबल पर हो रही है, टीवी पर हो रही है, अखबार पर हो रही है। आंदोलन कोई खड़ा नहीं किया जा रहा। गठबंधन बन भी जाएगा और जन आंदोलन नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास मुद्दे क्या होंगे। जेपी जैसा कोई मुद्दा होगा, बोफोर जैसा कोई मुद्दा होगा, राम मंदिर जैसा कोई मुद्दा होगा। इनके पास मुद्दा कौन सा होगा, अभी ये भी एक बड़ा सवाल है। तो वही मैं कह रहा हूँ, राम मंदिर जेपी ये जन आंदोलन खड़े हुए, राम मंदिर का आंदोलन हुआ, जेपी ने आंदोलन किया, बोफोर्स पर आंदोलन चला। रमेश शर्मा जी आप हमारे साथ जुड़े, यश यादव आप हमारे साथ जुड़े, दुर्गेश शर्मा आप हमारे साथ जुड़े और चेतन सिंह आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सवाल यही है कि महागठबंधन बन सकता है बीजेपी को रोकने के लिए, उसके विजय रथ को रोकने के लिए सारे विरोधी दल एक साथ हो सकते हैं, अपने राग द्वेष भूलकर एक साथ हो सकते हैं। फिलहाल ईवीएम के नाम पर सब इकट्ठे हो ही रहे हैं। अब देखना यह है कि इसका असर कितना होता है। इतना तो तय है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार जीत हो रही है, विपक्ष में खलबली है और उस खलबली की वजह से हो सकता है कोई ऐसा गठबंधन सामने आए जिसे भी जनता गंभीरता से ले। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए।